औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं नवीद अहमद सईदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम मेड के ऑफिशियल पेज से और अपने यूट्यूब चैनल की वसातत से आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ, एक नए उन्वान के साथ, एक नए मौजू के साथ। हमारा आज का उन्वान ये है कि किस तरह हमने क्लासरूम में वेल मैनेजमेंट करनी है, ने एक वेल मैनेज्ड क्लासरूम कैसे क्रिएट करना है और क्लासरूम मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। अब इसमें मुख्तलिफ़ सूरत हाल का जायज़ा लेना पड़ता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का जायज़ा लेना पड़ता है, मुख्तलिफ़ अहवाल देखने पड़ते हैं। तो मैं सबसे पहला पॉइंट जो मेरे मुताबिक है, क्लासरूम को मैनेज करने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन सिटिंग प्लान। हमने बच्चों को बेहतरीन अंदाज में बिठाना कैसे है। सिटिंग प्लान बेहतरीन कब होगा? हमने बच्चों को किस अंदाज से तरतीब देकर बिठाना है। वो कौन सा मखसूस अंदाज होगा, वो कौन सी मखसूस तरतीब होगी जिसमें बच्चे बाकायदा तरीके से और अहसन तरीके से अपनी अपनी चेयर्स पर, अपनी अपनी पोजीशन पर बैठेंगे तो मेरी क्लास बेहतरीन नज़र आएगी और मेरी मैनेजमेंट, टीचिंग स्किल्स और मेरी जो असबाक की ज़रूरत है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक वो पूरा हो सकेगी। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों का सिटिंग प्लान बेहतर होना चाहिए, तो इससे मुराद ये नहीं है कि हमारे पास चेयर्स अच्छी क्वालिटी की हों, वो इंडीड होनी चाहिए, ज़रूरत है उनकी। वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स हों, वो भी अच्छी बात है, लेकिन मेरी मुराद इस तरह नहीं है। या फिर यह है कि सारे बच्चे बैठे हों बस तरतीब से, ये भी मेरी मुराद नहीं है। मेरी मुराद ये है कि जब आपने उनको बिठाना है तो आपने इस तरतीब से बिठाना है कि आपने बच्चों की इनफरादी खुसूसियात का और इनफरादी खामियों का जायज़ा लेकर उनको तरतीब देना है। आपने इस चीज़ का अंदाज़ा कर लेना है कि जिस बच्चे के साथ बिठा रही हूँ या बिठा रहा हूँ, जिनको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते। ऐसा तो नहीं कि एक बच्चा बहुत शरीर है और दूसरा बिल्कुल सादा लो है। अब वो शरीर बच्चा जो है वो शरारतें करने से बाज नहीं आएगा। याद रखें कि वो जो शरीर बच्चा है वो आपसे ज़्यादा, उस्ताद से ज़्यादा उस सादा लो बच्चे के करीब होगा, क्योंकि आपकी नज़र में 45, 35, 30 स्टूडेंट होंगे, लेकिन उसके पास सिर्फ एक वो सादा लो बच्चा होगा जिसको वो सारा दिन तंग करेगा, टीज़ करेगा, इरिटेट करेगा। और इस इरिटेशन के बाद दूसरे दिन ऐन मुमकिन है कि वो बच्चा जिसको मैं सादा लो बच्चा कह रहा हूँ वो स्कूल आते हुए घबराए या स्कूल आए ही ना। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपकी गोशगुजार कर दी कि आपने नफ्सियात का जायज़ा लेकर नफ्सियात के मुताबिक बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट देना है, उनको नफ्सियात के मुताबिक तरतीब से बिठाना है। इसके बाद आपने ये देख लेना है, कुछ बच्चे होते हैं जिनमें लर्निंग डिसऑर्डर होता है। अब वो लर्निंग डिसऑर्डर का जायज़ा आपने कैसे लेना है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आई साइट वीक होती है, बिनाई कमज़ोर होती है, उनको क्लास के एंड से वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड नज़र सही तरीके से नहीं आ पाता, जिस वजह से वो सही तरीके से नहीं पढ़ पाते। कोशिश करनी है आपने उन बच्चों को फ्रंट पे ले आना है, नज़दीक बिठाना है। कुछ बच्चों में लर्निंग डिसऑर्डर होता है, उनकी समात कमज़ोर होती है, सुन नहीं पाते वो या बहुत कम सुन पाते हैं। ऐसे बच्चों को भी आपने अपने नज़दीक बिठाना है ताकि आपकी आवाज़ वो बेहतर तरीके से समझ पाएँ। कुछ बच्चों में कंसंट्रेशन इशू होता है, वो बच्चे ऐसे होते हैं जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अपनी तवज्जो ज़्यादा देर तक एक चीज़ पर मरकूज़ नहीं रख पाते। ऐसे बच्चों को आपने अपने पास बिठाना है ताकि जैसे ही वो उनकी तवज्जो किसी और चीज़ की तरफ माइल हो, मबजूल हो, आप उसको विद इन अ सेकेंड, विद इन नो टाइम आप उसको दोबारा अपनी तरफ जो है वो मुतवज्जो कर सकें। ये तो सिटिंग प्लान है जिसमें आपने मुख्तलिफ अंदाज से बच्चों को तरतीब देकर शफल करके उनको बिठाना है और उनकी खसूसियात को जो है, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को उस लिहाज से उन बच्चों को बिठाना है ताकि वो आपका काम अच्छे तरीके से कर पाएँ और क्लासरूम में किसी किस्म का मिसबिहेव ना कर पाएँ।
इसके बाद नेक्स्ट थिंग, जब आपने बच्चों को तरतीब से बिठा दिया, आपने एक ऐसे सीक्वेंस से बच्चों को बिठाया, एक ऐसी तरतीब से बिठाया कि अब वो मिसबिहेव नहीं कर पाएंगे, हर बच्चे तक आपकी आवाज़ भी बेहतरीन तरीके से जाएगी, हर बच्चा वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड भी कर पाएगा। इसके बाद आपकी टीचिंग स्किल्स आ जाती हैं कि आपने बच्चे को पढ़ाना कैसे है, किस लेवल पे जाके पढ़ाना है। तो मेरा बेटा बात ऐसे है, सिंपल सी बात, सादा सी बात, कि जब हमने क्लासरूम में जाना है, अक्सर टीचर्स होते हैं जो क्लासरूम में गए, मार्कर या चाक पकड़ा, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे बस लिखना शुरू कर दिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। आपने ऐसा कतई नहीं करना। हर बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से आपने क्लास में जाना है। क्लास में जाके आपने बच्चों का बगौर जायज़ा लेना है और उनको स्टडी की तरफ माइल करना है। कोशिश करें आप कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो जाएं और वो बच्चे ये फील करें कि टीचर कुछ कहना चाहती हैं। और आप खुद देखेंगे कि जब आप 30 सेकेंड्स या 1 मिनट आप बिल्कुल खामोश होकर उन बच्चों को ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो बच्चे एक दूसरे को हिला हिला कर छुपे अंदाज में एक दूसरे को बताएंगे कि देखो टीचर कुछ कहना चाह रही हैं। तो इस तरह वो आपकी खुद हेल्प करेंगे, बजाय इसके कि आप बोलें तुम चुप कर जाओ, तुम चुप कर जाओ, तुम चुप कर जाओ। आपने जस्ट क्लासरूम में जाना है और उनको बगौर देखना है। उससे ये होगा कि स्टूडेंट्स को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी टीचर हम पर तवज्जो देती हैं, हमारे हर हर एक्ट को, हर हर काम को बगौर देखती हैं। और इस तरह वो आपकी हेल्प आउट इस तरह करेंगे कि जो आपने उनको खामोश करवाना था वो खुद ब खुद ही खामोश हो जाएंगे। आपको उनको खामोश करवाने की, उनको तरतीब देने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ये तो एक सिंपल सी चीज़ है कि आपने जैसे ही आप जाएं, देखिए कुदरत का भी एक निज़ाम है कि बीज डालने से पहले ज़मीन में हल चलाना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है कि हाँ अब तुम तैयार हो तो हम तुम में बीज डालें। इसी तरह आपने क्लासरूम में जाकर एक दम से पढ़ाना शुरू करेंगे तो वो ऐसे ही है कि आप हल चलाए बग़ैर किसी ज़मीन में बीज डाल देते हैं तो मुमकिन है कि वो बीज जो है उससे फसल आए सही, लेकिन उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी हल चलाने के बाद आती है। इसी तरह आपने बच्चों को पहले ज़हनी तौर पर तैयार करना है कि क्या वो पढ़ने की सूरत हाल में हैं या नहीं है। पढ़ाना सबसे मुश्किल काम है, इसीलिए सिर्फ एजुकेट करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों के ज़िम्मे लगाई। जो दुनिया के बेहतरीन हस्तियाँ थीं उनके ज़िम्मे अल्लाह ताला की ज़ात ने एजुकेट करना लगाया। नंबर 2 पे हमने इस बात को डिस्कस किया कि हमने क्लासरूम में जाते ही पढ़ाना शुरू नहीं कर देना। थोड़ी देर के लिए हमने उनको बच्चों को ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व करने के बाद खामोशी से, और वो बच्चे फिर ख़ुद ही इस चीज़ को जज कर लेंगे कि अब टीचर कुछ कहना चाह रही हैं, तो वो एक दूसरे को इशारतन या किसी भी अंदाज से रोकेंगे कि खामोश हो, जो टीचर कुछ कहना चाह रही हैं या मे भी आपको डांटने लगी हैं तो वो इस मामले में खामोश होंगे, तब आपने उनको पढ़ाना शुरू कर देना। इस तरह हमारे 2 पॉइंट्स जो हैं वो अभी तक हमने क्लियर किए। सबसे पहले आपके पास वेल सिटिंग प्लान होना चाहिए, और नंबर 2 कि जाते ही हमने पढ़ाना नहीं शुरू कर देना। और नंबर 3 जो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने क्लासरूम में बच्चे किसी भी बच्चे की कोई भी एक्टिविटी को इग्नोर नहीं करना, किसी भी बच्चे का। चूँकि हम क्लासरूम में जाते हैं तो जाने के बाद हमें मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों के बिहेवियर्स का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे बहुत ओबीडियंट होते हैं, कुछ बच्चे बहुत मिसबिहेव करते हैं, कुछ टीचर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं, कुछ का आपस में झगड़े होते हैं, कुछ बड़े इगोइस्टिक होते हैं, कुछ जो हैं वो बड़े एंगर मैन होते हैं, एकदम से गुस्सा आ जाता है उनको आपस में, कुछ जो हैं वो बड़े शाई होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बड़े टॉकेटिव होते हैं, बातें करते रहते हैं, कुछ बड़े शरीर होते हैं, कुछ जो होते हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं, वो हर चीज़ को छेड़ते रहते हैं, कभी किसी के साथ शरारत, कभी किसी की। ये सारे वो बिहेवियर्स हैं जिनका हम वक्त टीचर को सामना करना पड़ता रहता है। लेकिन बात ऐसे है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक वेल मैनेज्ड क्लासरूम लेकर चलें और हम जो हैं वो आइडियल क्लासरूम लेकर चलें, तो हमें बच्चों के बिहेवियर्स को इग्नोर नहीं करना, उनको क्विकली और वाइजली रिएक्ट करना है। हर बच्चे के बिहेवियर पर उसी वक्त हमने, अगर किसी को शाबाश देनी है तो ऑन द स्पॉट, अगर किसी पे नाराज़ होना है तो उसी वक्त, अगर किसी को समझाना है तो उसी वक्त।
और ये सारे रिएक्शंस वाइजली होने चाहिए, दानिशमंदी से, हिकमत अमली के मुताबिक होने चाहिए, ताकि बच्चे को ये भी फील ना हो कि मुझे डांटा जा रहा है। वो सिर्फ इस चीज़ को ये ले कि मेरी टीचर या मेरा टीचर मेरे सबसे बड़े हमदर्द हैं और वो नहीं चाहते कि मैं नाकाम हो जाऊं। तो जैसे आप सपोज़ कर लें कि आप क्लासरूम में गए, आपको मालूम हुआ या आपको पता चला कि दो बच्चों का झगड़ा हुआ है। अब आपने उन दोनों को इस अंदाज से समझाना है कि उनको ये समझ आ जाए कि आप किसी एक की साइड नहीं ले रहे, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि आपने किसी एक बच्चे की साइड, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से ये अंदाज़ा होगा उस बच्चे को कि आप उन दोनों में से किसी एक की साइड ली है, तो वो बच्चा मुमकिन तौर पर जो है वो आपसे कट ऑफ हो जाएगा और उसके दिल में आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। सो आपने उसको समझाना भी ज़रूरी है और इस अंदाज से समझाना है कि उस बच्चे को ये अंदाज़ा हो जाए कि टीचर्स जैसे मुझे समझा रही हैं साथ वाले बच्चे को भी वैसे ही समझा रही हैं। और उसके बहुत से तरीके हैं, जैसे कोई बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा या शरारत में लगा हुआ है, जस्ट लाइक ये समझे कि वो बहुत प्रोएक्टिव बच्चा है और वो क्लास में लगा हुआ है शरारतें करने, आपने उसको देख लिया। तो जब आपने उसको देख लिया तो आपने उसको ये नहीं कहना कि तुम शरारत क्यों कर रहे हो, आप उसको ये कहकर भी अपनी तरफ तवज्जो उसकी ला सकते हैं कि आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप खड़े होकर कह सकते हैं। इससे ये होगा कि वो बच्चा समझ जाएगा कि टीचर ने मेरी तमाम हरकत व सकनात को देख लिया है और अब मैं ये सारे मामला छोड़कर अटेंटिव होकर क्लास में बैठूं। तो इस तरह हमारे 3 टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले हमने सीटिंग प्लान बेहतरीन रखना है। सेकंड, हमने बच्चों को क्लासरूम में जाते ही पढ़ाना शुरू नहीं कर देना। थर्डली, हमने क्विकली और रैपिडली और वाइजली हमने जो है वो उनको रिस्पॉन्ड करना है बच्चों को। और चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि आपने बहुत ऊंची आवाज़ में, बहुत ज़ोर से क्लासरूम में नहीं पढ़ाना, ना ही आपने अपनी आवाज़ को इतना मध्यम रखना है कि बच्चों को आपकी बात समझ ही ना आए। जेंटल वॉइस, ओरिजिनल वॉइस में आपने बच्चों को पढ़ाना है ताकि उनको आपकी आवाज़ वो शाइस्तगी नज़र आए कि वो उनका दिल करे कि टीचर पढ़ाएं, बजाय इसके कि जब आप पढ़ा के खामोश हों तो आपकी क्लास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करे कि इस शोर से हमें निजात मिली है, या फिर ये कि आप पढ़ा चुके हैं और बच्चों को कोई चीज़ समझ ही ना आए। सो आपने क्या करना है, आपने अपनी आवाज़ को ओरिजिनल रखना है और अपनी ओरिजिनल वॉइस में आपने बच्चों को ये समझाना है और पढ़ाना है। आप जितना मर्ज़ी ऊंचा पढ़ा लें या बिल्कुल मध्यम आवाज़, अगर आपका मैसेज, आपका सबक, आपका लेसन बच्चों तक डिलीवर नहीं हुआ तो आपकी उस सारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, आप जितना मर्ज़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, आपने डिलीवर करना, आपको अच्छे तरीके से मैसेज डिलीवर करना आना चाहिए। एक टीचर की खूबी होती है कि वो एक अच्छा मोटिवेटर होता है, अच्छा मैसेज डिलीवर करने वाला होता है, पैगाम रसां होता है। तो अगर एक पैगाम रसां को पैगाम देना नहीं आता तो मेरा ख्याल है वो पैगाम रसां नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा आपने नंबर 4 पर जो अहम पॉइंट है वो ये है कि बहुत ऊंची आवाज़ में आपने बच्चों को एड्रेस नहीं करना, ना ही बहुत मध्यम आवाज़ में करना है। आपने मध्यम और अपनी ओरिजिनल वॉइस में बच्चों को पढ़ाना है ताकि उनके आपकी बात उनकी समझ में बेहतरीन तरीके से आ सके और उनको जहनी तौर पर किसी तरह के स्ट्रेस का सामना ना करना पड़े। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप क्लासरूम को वेल मैनेज रखना चाहते हैं, फिर आपको अपना होमवर्क करके स्कूल जाना चाहिए कि आपको पता हो कि मैंने अपने आज के सबक का आगाज़ कहाँ से करना है। बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप एक स्टोरी से अपने सबक का आगाज़ करें और आप उस सबक को इसी तरह लेकर चलें जैसे आप कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, और स्टोरी सुनाने के बाद आप सबक की तरफ लेकर आएँ। आपके पास वेल इंगेजिंग मटेरियल होना चाहिए जो कि बच्चों को इंगेज कर सके, बच्चों को मसरूफ़ रख सके, बच्चे क्लासरूम में बोर ना हों, बच्चे क्लासरूम में फ्री ना बैठें। जब फ्री बैठेंगे तो शरारतें करेंगे, बोर होंगे तो आपकी बात गौर से नहीं सुनेंगे। आपकी लेसन प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि लेसन बहुत ज़्यादा ना हो। ये ना हो कि आपने एक दिन में पूरे हफ्ते का पढ़ाया और पूरा हफ्ता आपने कुछ नहीं पढ़ाया। तो आपने क्या करना है, वेल इंगेज्ड रखना है बच्चों को, अच्छे तरीके से उनको इंगेज रखना है
मसरूफ़ रखना है तालीमी सरगर्मियों में। इसके साथ साथ आपने उनको एक ऐसा लेसन प्लान देना है जिसमें डेली बेसिस पर उनको सबक मिले और उनकी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो नुमायाँ होकर सामने आएँ। सो ये चंद एक पॉइंट थे जो मैंने अपनी दानिश के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक लिखे थे। मैंने सोचा था कि आप सब अब आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। ये वो पॉइंट हैं जिन पर अमल करके हम लोग अपनी क्लासरूम का माहौल बेहतर कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। अगर आप तमाम दोस्त अब आपको इससे कुछ फ़ायदा हो, आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए मौसर साबित होगी किसी भी लिहाज से, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू।